बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड। ये मेथड यूज़ होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इससे पहले जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के मेथड जानते हैं वो हैं जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड और एसओआर मेथड। A method utilizing an A-orthogonal set of vectors is called conjugate direction method। अब ये A-orthogonal set of vector से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन जो है वो पिछले सेक्शन में जो है वो दी गई है। ये हम वहाँ जाके देखते हैं कि आपके पास अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है इस तरह से, ये D1 D2 अप टू DN है, तो ये कहता है कि ये ए ऑर्थोगोनल है। ये जो सेट है ये ए ऑर्थोगोनल है कब, जब कोई से भी दो डिफरेंट वेक्टर यानी डी आई और डी जे लें। ये आई इज नॉट इक्वल टू जे लिखा हुआ है, यानी दो डिफरेंट वेक्टर्स लें और उसका जो इनर प्रोडक्ट लें, या आप उसका प्रोडक्ट भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के इस तरह से लें कि एक वेक्टर को जो है वो एसोसिएट कर दें ए के साथ। तो जो आपके पास जो इसका जो है वो आंसर जो है वो क्या है, वो आपके पास ज़ीरो आ जाए। तो फिर ऐसे सेट ऑफ वेक्टर इन ये सब के लिए ये कंडीशन जो है वो पाई जानी चाहिए। फॉर ऑल लिखा हुआ है कि इफ़ फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी कोई से भी दो डिफरेंट वेक्टर्स आप लेंगे तो फिर ये जो इनका डॉट प्रोडक्ट है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो फिर ये जो वेक्टर्स थे इनको हम क्या कहेंगे, ए ऑर्थोगोनल कहेंगे। और ए क्या चीज़ है, ये ए मैट्रिक्स थी जिसके अंडर हम ये इसको कोई एक मैट्रिक्स है जिसके साथ वो एसोसिएट करके हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। The CJ method यानी conjugate gradient method is a method of conjugate direction which chooses the residual vector to be mutually orthogonal। यानी अब इसमें बात आ गई कि रेजिडुअल वेक्टर की बात आ गई कि अब रेजिडुअल वेक्टर क्या चीज़ है। ये आप जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो है वो हम लिखते होते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। जो है ये हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ये नोटेशन। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो एक्स है ये क्या है, वो अननोन है जिसको हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर जो है वो हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे हैं तो सोल्यूशन, तो आपको पता है कि ये प्रोसेस जो है वो रिपीटेटिव होता है। यानी हम एक इनिशियल गैस से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। हम कहते हैं कि एक्स ज़ीरो जो है फॉर एग्जांपल वो इसका इनिशियल सोल्यूशन है। तो फिर हम एक्स ज़ीरो इनिशियल सोल्यूशन की बुनियाद पे रिफाइंड सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एक्स वन फॉर एग्जांपल उसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वन। तो फिर जाहिर है ये सोल्यूशन जो है वो न्यूमेरिकली फाइंड किया गया है, तो ये लाजमी नहीं है कि ये एग्जैक्ट हो। और अगर ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होगा तो फिर वो इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं दोबारा लिखता हूँ, क्या है, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब x को मैंने क्या कह दिया है, मैंने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इसमें पुट करना चाहता हूँ। चूंकि ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है तो फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो की हम बात कर सकते हैं। अब जब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर किसी न किसी चीज़ के तो इसने बहरहाल इक्वल होना है, तो उसका नाम फॉर एग्जांपल हम R1 लिख देते हैं। तो ये वो वेक्टर है जो कि आप इसको एरर वेक्टर का भी एक तरह से नाम दे सकते हैं। अगर मैं रफली स्पीक करूं तो ये दिस इज इक्वल टू, आप इसका नाम, जाहिर है ये ज़ीरो के नाम ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर किसी न किसी चीज़ के इक्वल है, तो मैंने इसका नाम जो है वो R1 दे दिया है। और लाजमी बात है कि भैया फिर ये नॉन ज़ीरो होगा। इसी तरह से
फिर जब x1 की बुनियाद पे x2 सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फिर अगेन जो है वो x2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर ये अगेन इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, और यहाँ पे फिर इसमें जो डिफरेंस है वो R2 होगा। तो मैग्नीट्यूड जो है वो R1 और R2 इनका कंपैरिजन क्या होगा, अगर प्रोसेस जो है वो कन्वर्जेंट है तो R1 की मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ी होगी, और R2 की जो मैग्नीट्यूड है वो छोटी होगी, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो रिफाइंड हो चुका होगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वेक्टर जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड छोटी होगी। और हम ये फिर क्लेम कर सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस जो है वो कन्वर्जेंट है तो फिर R1 और ये फिर लेस देन होगा, यानी मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेस देन होगा R2 की मैग्नीट्यूड से, और फिर ये लेस देन होगा R3, और इस तरह से सो ऑन। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं हर अप्रोक्सीमेशन के स्टेप पे, यानी आप उसमें इक्वेशन में पुट करते हैं और वो उसको जो डिफरेंस वेक्टर बनता है आर, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल कहते हैं। और ये कहता है कि ये हमने इस तरह से ये मेथड प्रोसीड करेगा कि ये जो R1 R2 R3 ये हर स्टेप पे ये जो रेजिडुअल वेक्टर आ रहे हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे। एक्सक्यूज मी। तो अब बस ये इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट है कि ये जो रेजिडुअल वेक्टर्स हैं ये क्या हैं, ए ऑर्थोगोनल हैं, और ए ऑर्थोगोनल की जो है वो हमने बात पहले डेफिनेशन पिछले पेजेस पे जाके हमने देख लिया। तो it chooses the residual vectors to be mutually orthogonal. Recall that the residual is defined by, अब ये वो चीज़ आ गई जो अभी मैंने बात की है कि b माइनस ए एक्स जो है ये ज़ीरो होना चाहिए अगर x एग्जैक्ट सोल्यूशन है। चूंकि ये इटरेटिव प्रोसेस से आ रहा है तो x के इटरेशन के बाद आया है, तो a माइनस एक्स के, अगर x के एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया तो फिर ये इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो फिर व्हाट विल बी द आउटपुट, जो कि नॉन ज़ीरो होगी, तो फॉर एग्जांपल उसका नाम हमने क्या रख दिया, आर के रख दिया। तो आर के भी वेक्टर है, और ये जो ज़ीरो मैंने ये जो लिखा हुआ है ये भी वेक्टर ही है, ये कोई सिंगल नंबर नहीं है। तो हेस्टेन्स चूज देयर, ये दो साइंटिस्ट हैं, देयर सर्च डायरेक्शन dk+1 in the conjugate gradient method by choosing the residual vector rk in a way such that they are mutually orthogonal. अब इसमें जो है वो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। बाकी जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ये हम इसमें देखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हमें गिवन हो तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये x0 ये कहता है कि ये स्टार्टिंग सोल्यूशन है, और x0 अगर आप वो सिस्टम में ये जो ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो लिखें, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनको उलट कर दें, रीअरेंज कर दें, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसको जो है वो इस तरह से डिफाइन कर दें कि b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये R0 इसको कह दें। जाहिर है ज़ीरोथ लेवल पे जो रेजिडुअल है वो क्या है, R0 है, और इसका नाम उसने क्या रख दिया है, D1। अब अब अगर आपके पास D1 आ गया है तो इसमें आप जो है वो सोल्यूशन आपके पास जो ज़ीरोथ लेवल का या इनिशियल लेवल का सोल्यूशन है, अगर आपके पास ये मौजूद हो और इधर से D1 आपके पास मौजूद है, यानी मैं इसमें k इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ ना थोड़ी देर के लिए। आप इस इक्वेशन में k इज इक्वल टू 1 पुट करें तो इमेजिन करें कि क्या होगा। k इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब आप स्टार्ट करने के लिए, यानी पहली अप्रॉक्सीमेशन जो है वो फाइंड करने के लिए, आपके पास x0 इनिशियल सोल्यूशन हो गया और D1 आपने यहाँ से कंप्यूट कर लिया, और तो आप ये कंप्यूट कर, सिर्फ क्या चीज़ रह गई, SK रह गया। अगर आपके पास ये राइट हैंड वाली सारी चीज़ें मौजूद हों तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड वाली है इसको आप जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी, यानी इसकी वैल्यू मिल जाएगी।
तो अब आपके पास x ये इनिशियल सोल्यूशन है फॉर k इज इक्वल टू, मैं 0 की बात कर रहा हूँ। D1 आप यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ S1 की ज़रूरत रह जाएगी, तो आपके पास अगली अप्रॉक्सीमेशन जो है वो आ सकती है। तो अब एक तो बात ये हो गई कि D1 यानी पहली डायरेक्शन कैसे आएगी, वो उसका ये फार्मूला है। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, अब आपको SK चाहिए, और उसके बाद अब आपको एक और चीज़ चाहिए कि ये जो डायरेक्शंस हैं, पहली डायरेक्शन तो आपको यहाँ से मिलेगी, अगली डायरेक्शंस यानी k इज इक्वल टू 2 के लिए वो आपको जो डायरेक्शंस मिलेंगी वो आपको मिलेंगी ये जो अभी मैंने सर्कल किया है इस वाले फार्मूले से। और ये फार्मूला क्या बता रहा है कि अगर आपके पास वही वाली बात कि अगर आप k इज इक्वल टू जो है वो इसमें 1 पुट कर दें अब, तो आपके पास जो है वो R1, क्योंकि पीछे x1 कंप्यूट हो चुका होगा तो वहाँ से आप R1 फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास D1 भी फाइंड हो चुका होगा, तो आपको CK चाहिए हो। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास राइट हैंड साइड वाली नोन हो पड़े तो आपके पास अगली डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसमें फिर अब अननोन क्या रह गया, CK रह गया। ठीक है, अब ये हम जो है वो यहाँ पे ये बात जो है वो हम कर सकते हैं कि हमें एक सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, यानी पहले सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए तो हमें ये चीज़ें दरकार थी ना, यहाँ पे मैंने लिखा है पहला सोल्यूशन तो यहाँ से आ जाएगा। अब अगले सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या चाहिए, अगले सॉल्यूशंस के लिए आपको जो है वो डायरेक्शंस भी चाहिए, यानी पहली डायरेक्शन आपके पास ये आएगी और सॉल्यूशन इस तरह से अपडेट होगा। ये मैं दोबारा इसको करता हूँ कि पहली डायरेक्शन आपके पास D1 यहाँ से आएगी और सॉल्यूशन इसके ज़रिए अपडेट हो जाएगा। अब जो अगली डायरेक्शंस हैं, पहली डायरेक्शन के बाद की बात हो रही है, वो आपको मिलेंगी इस फार्मूले से, और सॉल्यूशन जो है वो फिर यही वाला जो अपडेट सॉल्यूशन है वो आपको इसी फार्मूले से ही मिलेगा। अब बात रह गई क्या कि आपके पास इस फार्मूले में ये जो SK है ये कैसे फाइंड करना है, और इस फार्मूले में डायरेक्शंस वाले फार्मूले में जो है वो CK कैसे फाइंड करना है। यानी ये जो फार्मूला है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ये डायरेक्शंस के लिए है, और जबकि पहली डायरेक्शन ये अब वाला जो टिक कर रहा हूँ इस वाले से, अब दूसरी दफ़ा भी टिक कर रहा हूँ, इस वाले से फार्मूले से आएगा, बाकी डायरेक्शन नीचे वाले से। और ये जो अब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, इससे आपको क्या मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एक के बाद दूसरी जो है वो मिलती चली जाएंगी। अब ये जो CK और SK था, ये कैसे फाइंड होगा, इसके लिए ये थ्योरी डेवलप कर रहा है। ये कोई इसमें जो है वो मुश्किल बात नहीं है, बहुत ये डेरिवेशन है, और ये हम इसको लेके चलते हुए जो है वो हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि SK और CK जो है वो किस चीज़ के इक्वल है। आगे उसने एल्गोरिदम लिखा है, जो एल्गोरिदम में उसने SK जो है वो लिखा हुआ है, हम अब उसी को देख लेते हैं, ये पीछे ड्राइव हो चुका होगा। SK का ये फार्मूला है फाइंड करने का, और जो CK है उसका जो है वो ये वाला फार्मूला है। तो अब अगर ये SK और CK चूंकि फाइंड हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो प्रोसेस को जो है वो यानी जो कांजुगेट ग्रेडियंट मेथड है, इसके ज़रिए जो सॉल्व करना है हमने प्रॉब्लम को, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हुई हैं। तो यहाँ पे फिर वो आके एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक गिवन था, और उसको उसने मैट्रिक्स की जो शक्ल है वो उसने यहाँ पे पहले ही दे दी हुई है। अगर नहीं दी हुई होगी तो आप खुद कर लेंगे, और यहाँ से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो ये आप ले लेंगे, और इसके लिए वो कहता है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए और सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। पीछे थ्योरी में जो है वो ये कंडीशन जो है वो आ चुकी हुई है, ये सिमेट्रिक भी है। आप इसका
ट्रांसपोज लें अगर ए ट्रांसपोज, तो आप देखेंगे कि असल वाली जो मैट्रिक्स ए है वो वापस आ जाती है। और पॉजिटिव डेफिनेट का क्या है कि यही जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात हो रही है, तो उसके साथ एक्स ट्रांसपोज ए, और एक्स अगर आप इसके साथ जो है वो लेंगे वेयर एक्स इज नॉन जीरो, तो ये आपके पास जो है पॉजिटिव आना चाहिए। बर्डन एंड फेयर की बुक में भी आपको ये रिलेशन मिलेगा, आप वहाँ इसको स्टडी करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का भी वो जो है वो रिव्यू देता है। तो बहरहाल फिल वक्त ये कि ये सिमेट्रिक है, और नीचे उसने ये वैसे कह भी दिया कि पॉजिटिव डेफिनेट भी है। तो फॉर द कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड फर्स्ट सेट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग सोल्यूशन आप ले लें, 0 0 0 ले लें, ठीक है, इनिशियल गैस ये ले लिया है। एंड देन कैलकुलेट द इनिशियल अजम्पशन, लें जी, ये जो इनिशियल गैस ऊपर ये अभी जो कंसीडर किया है इसको इसमें पुट करें, और b माइनस एक्स ज़ीरो यानी ये इसमें पुट कर लें। दिस विल एक्स ज़ीरो, क्योंकि 0 0 0 है तो ये इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होगा, तो ये ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, ये कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है तो आप देखेंगे कि ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा b, और b जो है वो जो भी है वो आ गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको b की शक्ल में लिखें, यहाँ पे आप बस सादा बात करें कि यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें, एक्स ज़ीरो की वैल्यू पुट करें, तो आउटपुट आप देखेंगे कि वो ये वाली आएगी। नाउ नेक्स्ट, आगे हमने कहा हुआ है कि वो जो पहली डायरेक्शन है वो तो R0 ही जो है वो आएगी, ऊपर हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल गई। अब एस के और सी के का भी फार्मूला जो है वो हम बना चुके हुए हैं। तो एक्स एस के में के इज इक्वल टू 1 पुट करें, और जो जो चीज़ें चाहिए वो इसमें पुट करें, आपके पास आउटपुट आ गई। इसी तरह से जो है वो पहली अप्रोक्सीमेशन, यानी इनिशियल गैस के बाद पहली अप्रोक्सीमेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी पूरी हो गई। यानी आपके पास जो है वो एक्स ज़ीरो इनिशियल गैस भी मौजूद है, S1 अभी ऊपर कंप्यूट कर लिया, और D1 भी जो डायरेक्शन अभी पीछे ये देखी है हमने, ये D1 भी कंप्यूट कर ली हुई है। तो इसमें पुट करें और आपके पास जो क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा। अब डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन तो वो आ जाती है ना, D1 इज इक्वल टू R0। तो अगली डायरेक्शन अब आपने कैसे फाइंड करनी है, अब ये अगली डायरेक्शन के लिए, नाउ R1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू R0 माइनस S1, आगे A1। अब S1 आपको चाहिए, R0 आपके पास मौजूद है, A मौजूद है, D1 मौजूद है। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ S1 चाहिए। तो S1 के लिए हाँ, S1 पहले ही कंप्यूट हो चुका है, तो अब आपने R1 कंप्यूट कर लिया, उसके बाद अब आपको C1 चाहिए, क्योंकि अगली डायरेक्शन आपको चाहिए। ये वाला जो R1 हमने कंप्यूट किया है, ये क्या है, ये रेजिडुअल वेक्टर 1 है। ये इसको कंप्यूट किया है, ऊपर जो प्रोसीजर बना है, फार्मूले बने हैं सारे, वो उसमें पुट कर देंगे। इसी तरह से C1 कंप्यूट करना है। क्यों C1 कंप्यूट करना है, क्योंकि हमें D2 चाहिए। तो यहाँ पे R1 मौजूद है, D1 मौजूद है, C1 यहाँ से कंप्यूट हो गया, तो अब D2 भी आपके पास आ गया। तो फिर अब अगली इटरेशन पे चले जाएंगे। ये यानी D2 आपने फाइंड कर लिया, तो पहले D1 आपने फाइंड किया हुआ था, तो D1 और उससे आगे फिर आपने वो सारा प्रोसेस किया। अब आप D2 पे आ गए, तो जैसे ये पिछला प्रोसेस किया है फॉर k इज इक्वल टू 1, अब वही प्रोसेस करना है फॉर k इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये हम चलते चले जाएंगे, और जब तक के, अब क्राइटेरिया क्या है स्टॉप करने का, कि या तो रेजिडुअल वेक्टर 0 आ जाए, यानी ए एक्स के माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी जो कि आर के होगा। तो आर के अगर 0 आ जाता है किसी के स्टेप पे, तो हम कहेंगे कि जी एग्जैक्ट सोल्यूशन अब आ गया, क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया। तो हम, और फिर हम ये कहेंगे कि आर के जो है वो एक्चुअली 0 हो गया, रेजिडुअल वेक्टर 0 हो गया।
तो फिर हम कहेंगे कि अब आप स्टॉप कर दें। या फिर अगर ये रेजिडुअल वेक्टर ज़ीरो नहीं आता, या यूं कह लें कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाली सिचुएशन नहीं आती, तो ठीक है, आप कंडीशन लगा दें कि अगर आर के नॉर्म जो है वो क्या आ जाए, लेस देन सम नंबर जो कि आपने डिफाइन किया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल आप एन कह दें या एप्सिलॉन कह दें, जो भी कह लें, कि फ़लाँ नंबर से जो है वो कम तक अगर रेजिडुअल आ जाता है, रेजिडुअल की मैग्नीट्यूड, तो फिर स्टॉप कर देना चाहिए। तो फिर वो आप स्टॉप कर देंगे। इस पर्टिकुलर केस में जो कि अब सॉल्व कर रहे हैं हम प्रॉब्लम, इसमें वो कहता है कि सिंस आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सेकंड रेसिडुअल ड्यूअल पे जब पहुंचते हैं तो वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाता है, यानी एक्स टू जो है वो एक्चुअली एग्जैक्ट सॉल्यूशन बन जाता है। तो फिर स्टॉप कर दें, वरना फिर जितनी आइट्रेशंस आपने उसकी करनी है वो आप कर लेंगे, और रिक्वायर्ड एक्यूरेसी आ जाती है तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये है हमारा कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।